हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 9th में, जैसा कि आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है चैप्टर। आज का टॉपिक है तरल दाब, यानी कि प्रेशर इन फ्लड। क्या है तरल दाब, पहले आप समझिए। तरल दाब का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पॉट हो, कोई बर्तन है, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। तो ये द्रव क्या करता है, इस तली पर दाब डालता है, ठीक है। ये तली पर क्या करता है, दाब डालता है, और किनारे सतह पर भी, किनारे इस पर भी क्या करता है, दाब डालता है दोनों तरफ। क्योंकि क्या है, इसमें फ्लड का नेचर होता है, बहने का गुण होता है। तो ये जो दाब डालता है तली पर, उसी दाब को हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। तरल का मतलब होता है क्या, जिसमें बहने का गुण हो, ठीक है। तरल का मतलब जिसमें बहने का गुण हो। जैसे आपका जो है जल है, जल या पानी जिसको बोलते हैं, तरल है, ठीक है। आपका मस्टर्ड ऑयल है कोई, वो भी क्या है, तरल है, ठीक है। यानी कि जिसमें बहने का गुण हो, या आप कह सकते हैं गैस भी एक तरह का क्या है, तरल है, ठीक है। यानी कि तरल कहने का मतलब ये कि बहने का जिसमें गुण हो। तो अब जो है आप जरा सोचिए कि जो ठोस होता है, ठोस का मतलब लकड़ी, ये आपका मार्कर, तो ये इसमें बहने का गुण तो है नहीं, तो ये अपने भार के कारण किसी सतह पर बल लगाता है, ठीक है, दाब डालता है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने हाथ पर इसको रख दें, ठीक है, ये हाथ पे रख दिए, तो ये हाथ पर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ बल दाब डाल रहा है। क्यों डाल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, भार है। अपने भार के कारण ये क्या कर रहा है, दाब नीचे की तरफ डाल रहा है। किसी सतह पे रख देंगे तो वो दाब डालेगा। ठीक वैसे ही जो है जल और गैस, ठीक है, या कोई भी तरल पदार्थ जिसमें बहने का क्या हो, गुण हो, तो वो भी क्या करता है, किसी भी जिस सतह पे रखता है, तो वो अपने भार के कारण क्या करता है, दाब डालता है, ठीक है। अब ये भार डिपेंड करता है कि ये द्रव का स्तंभ क्या है, कितना ऊंचा है ये। जैसे मान लीजिए कि पार्ट को और बढ़ा दीजिए, बर्तन की ऊंचाई और बढ़ा दीजिए, तो यानी कि ये इसका द्रव स्तंभ कहलाता है, ठीक है। ये ऊंचाई, जितनी ऊंचाई में ये द्रव भरा हुआ है, वह ऊंचाई क्या कहलाता है, इसका स्तंभ कहलाता है। द्रव स्तंभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव स्तंभ, द्रव स्तंभ, द्रव स्तंभ, ठीक है, द्रव स्तंभ इसको बोलते हैं। यानी कि ये कितनी ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, एक तरह का स्तंभ बनता है, ठीक है। तो इस स्तंभ के कारण, द्रव स्तंभ के कारण, इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि किसी बर्तन में भरे हुए जल या द्रव स्तंभ के कारण तली पर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो है जो इसके किनारे पर भी जो दाब लग रहा है, उस दाब को भी हम क्या बोलेंगे, तरल दाब बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है लिखी गई है, किसी बंद बर्तन में रखे तरल द्वारा उसकी तली पर लगने वाले दाब को तरल का क्या कहते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है। यह दाब तली के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो दाब लग रहा है, यहाँ पर जो दाब लग रहा है, तो ये बराबर होगा। हर जगह जहां भी लग रहा है द्रव के कारण जो दाब लग रहा है, वो क्या होगा, बराबर लगता है, बराबर मात्रा में लगता है, ज्यादा और कम नहीं लगता, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है। और एक चीज और है कि तरल दाब जो है द्रव के स्तंभ की गहराई बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। द्रव स्तंभ को और बढ़ाते जाइए, यानी बर्तन को और ऊंचा करते जाइए, ऊंचा करते जाइए और जल भरते जाइए, तो ये द्रव स्तंभ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। द्रव स्तंभ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द्रव स्तंभ के बढ़ने के साथ साथ द्रव का भार भी तो बढ़ेगा, और जब भार बढ़ेगा तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब जो है यही पे अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है, उत्प्लावकता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं बियॉन्सी, ठीक है। उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल भी इसको बोलते हैं। अब जो है उत्प्लावन बल समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर आपने ले लिया, कंटेनर या बर्तन कहिए, ठीक है, और इसमें आपने जो है द्रव भर दिया, ठीक है। इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है। और आपने कोई वस्तु लिया और इस पे डाल दिया, इसके सतह पर, तो क्या होगा, तैरेगा ना इस पे ये तैरने लगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है क्यों तैर रहा है भाई, क्यों नहीं डूब जा रहा है, तली में चला जा रहा है। तो इसका कारण ये है, कोई ना कोई कारण तो होगा जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ऊपर ही तैर रहा है, ये तली में नहीं जा रहा है, ठीक है, डूब नहीं रहा है। तो इसका कारण ये है, इसका कारण जरा सोच के देखिए कि ये किस कारण से हो सकता है। यानी कि द्रव के द्वारा इस पर ऊपर की तरफ बल लगाया जा रहा है, तभी जाकर के क्या हो रहा है, ऊपर सतह पे बना हुआ है, उतर रहा है, ठीक है। अगर द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ बल नहीं लगाया जाता तो ये 100% तैर नहीं पाता और डूब जाता, ठीक है। तो इसका मतलब कि द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ इसकी सतह पर क्या हो रहा है, बल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ऊपर ही तैर रहा है, ठीक है। तो इसी बल को हम क्या कहते हैं,
उत्प्लावकता कहते हैं या उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि सतह पे तैरेगा, कुछ वस्तु ऐसी भी होगी, इतनी वजन होगी कि ये थोड़ा सा आधा इसका सिरा डूब जाएगा, आधा सिरा इसका क्या हो गया, ये देखिए डूब गया और फिर ये तैर रहा है, ठीक है। तो डूब कर के भी तैरे तो अब तली में तो नहीं गया ना, यहां तो नहीं आया ना, बैठ नहीं गया नीचे तली में, तो भी इस पर यहाँ पे किस कारण नहीं बैठ गया नीचे जाकर के तली में, इस पे बल लग रहा है अभी भी द्रव के द्वारा, तो इसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है। या कुछ वस्तु ऐसी भी होगी, इतनी वजन होगी कि ये कुछ दूर तक डूब जाएगी, अंदर चली जाएगी, ठीक है, यानी कि ये जो है यहां पे आ गई, देख लीजिए, ठीक है, लेकिन तली में नहीं गई और इसी में क्या हो रही है, तैर रही है, ठीक है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, ठीक है। तो अब इस पर भी यहां जो द्रव है, तो इस द्रव के कारण इस पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बल लगाया जा रहा है, ठीक है। इस बल को भी हम क्या बोलेंगे, उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल बोलेंगे। अब अगर ये तली में चला गया, ठीक है, तब तो यहां पे तैरेगी नहीं, बैठ गई जाकर के, ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु जो है द्रव की सतह पर तैरती है तो नीचे से ऊपर की तरफ एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता कहते हैं, ये चीज लिखा गया है, ठीक है। जब कोई वस्तु जल में तैरती या डूबती हुई तैरती है, या डूबती हुई तैरती है, ठीक है, तो जल द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक प्रकार का बल लगता है, बल कार्य करता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं, उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता बोलते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है, ठीक है। और दूसरा है, कार्क पानी में क्यों तैरता है। तो इसका कारण ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप जो है एक लोहे की कील अगर इसमें डालते हैं, ठीक है, ये आपका लोहे की कील है, तो लोहे की कील पर दो तरह का बल लग रहा है। एक तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी अपनी तरफ लगाती खींचती है, और एक पानी के द्वारा ऊपर की तरफ बल लग रहा है, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, ठीक है। दो तरह का बल लगेगा इस पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कील के केस में क्या होता है कि उत्प्लावन बल जो होता है वह कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल से ये क्या होता है, कम होता है। तो देख लीजिए, ऊपर की तरफ लगने वाला बल जो पानी के द्वारा लगाया जाता है वस्तु पर उत्प्लावन बल बोलते हैं, तो उत्प्लावन बल कम हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो कील नीचे की तरफ डूब जाती है, यानी कि तली तक आ जाती है, ठीक है। अब जो है एक कारण और है इसका। अब ऐसा क्यों होता है कि उत्प्लावन बल इस पे कम लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु के आकार और आयतन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उत्प्लावन बल वस्तु के आकार और आयतन पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर ऐसा क्यों है कि उत्प्लावन बल कम लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल 100% जो है वस्तु के आयतन पे डिपेंड करता है, आयतन या कह सकते हैं क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, ठीक है। वस्तु जितना चौड़ा रहेगा उस पर उत्प्लावन बल उतना ही क्या होगा, ज्यादा लगेगा। आप अनुभव भी करके देखेंगे कि जो है अगर जो है एक लंबी सीट हो, उसको आप पानी में डाल दीजिए तो तैरने लगेगा, और एक छोटा सा 1 किलो का बाट ले लीजिए, उसको आप पानी पे रखिए तो डूब जाएगा, ठीक है। और 1 किलो का अगर चादर ले लीजिए बड़ा सा चौड़ा सा, उसको पानी में डाल दीजिए तो तैरने लगेगा। तो भार तो बराबर है दोनों का, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल यानी कि तली का जितना ही ज्यादा होगा तो उत्प्लावन बल उतना ही क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और अगर तली का क्षेत्रफल कम है तो उत्प्लावन बल क्या लगता है, कम लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जबकि तली के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो कैसा हो, तली का क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा, उस पर उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो है कील है, तो कील नोकीला होता है, नोक होता है, आप डुबाएंगे तो नोक का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तो क्षेत्रफल कम होगा तो उत्प्लावन बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, इसलिए कील क्या होता है, डूब जाता है। अब आइए बताते हैं कार्क क्यों पानी में तैरता है भाई। तो चलिए कार्क का केस ले लेते हैं। ये आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक जो है आपने इस पे कार्क रख दिया, ये कार्क है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, कार्क। अब कार्क क्या है, रबड़ का ये बना होता है, रबड़ का जो है, जैसे आप कोई ये जो है बॉटल देखे होंगे, ड्रिप जो चढ़ाया जाता है, डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं, तो पहले
शीशे का आता था, तो उसका जो ढक्कन होता था वो रबड़ का बना होता था, तो उसी को बोलते हैं कार्क, उसी टाइप का होता है, रबर का होता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, इसको रखते हैं तो ये पानी के सतह पे तैरता है। इसका कारण ये है कि इसका क्षेत्रफल तली का क्या हो गया, बढ़ गया, कार्क चौड़ा होता है तो क्षेत्रफल बढ़ गया, तो जो ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगेगा उस क्या होगा, ज्यादा होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लगने वाला कम हो जाएगा। कम होने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लग रहा है, लेकिन यहां पर उत्प्लावन बल क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, किसकी अपेक्षा, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। इसलिए क्या होगा, पानी के ऊपर तैरेगा। यही कारण होता है कि जो है कार्क क्या होता है, तैरता है पानी पर। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो जो है बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आऊंगा, तब तक इतना जरूर रिवाइज करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।